को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर इस ऑनलाइन कक्षा में, वीडियो कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित और महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा विरचित जो कविता है बादल राग, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो कविता है, कहते हैं कि जो निराला जी हैं उनका जो बादल है वो प्रसिद्ध विषय वस्तु रही है। उन पर उन्होंने बहुत रोचक ढंग से कविता का निर्माण किया है। बच्चों, हम बात करें महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इनकी पंक्तियां हैं, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, अगर आपको याद आ रही हो, कक्षा में एक पुस्तक थी, छोटी कक्षाओं में कविता थी, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, कवि की इन पंक्तियों से कवि के व्यक्तित्व का पता चलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्या उनके समक्ष आई, उनको जीवन में कितने भी संघर्ष करना पड़ा, कितने भी दुख उठाने पड़े, लेकिन उन्होंने उस नियति से हार नहीं मानी, बल्कि अपने कर्म को ही प्रधानता दी और उन्होंने कभी भी अपने आप को अक्षम महसूस नहीं किया। बच्चों, हम बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म सन 1899 में महिसादल, बंगाल के मैदिनीपुर जिले में है, जो स्थित है, वहाँ हुआ था। इनका प्रारंभिक गांव गढ़ाकोला, वो उत्तर प्रदेश, उन्नाव में वहाँ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे अनामिका, जो परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये सारे कविता संग्रह हैं इनके। और चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, इनके गद्य संग्रह हैं। और इन्होंने 8 खंडों में निराला रचनावली को प्रकाशित करवाया है। समन्वय और मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है। इनका निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हो गया था। बच्चों, हम बात करें इनके बारे में, इनको महाप्राण कवि कहा जाता है। इनके पिता राम साहेब त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। जब निराला 3 वर्ष के ही थे, इनकी माता का देहांत हो गया। इन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक प्राप्त नहीं की, परंतु स्वाध्याय द्वारा, सेल्फ स्टडी द्वारा इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्हें एक पुत्री और एक पुत्र प्राप्त हुआ। 1918 में पत्नी के देहांत का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बच्चों, देखिए उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी कि 3 वर्ष की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया और अकाल मृत्यु उनकी पत्नी की हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, आर्थिक संकटों, संघर्षों और जीवन की यथार्थ अनुभूतियों ने निराला जी के जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। इतने कष्ट पाए इन्होंने जीवन में, शारीरिक रूप से भी, अपनी पत्नी का वियोग, माता का वियोग और आर्थिक परेशानियां थी, तो इनके जीवन की दिशा मुड़ गई। ये रामकृष्ण मिशन, अद्वैत आश्रम, बेलूर मठ चले गए आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए, और वहाँ इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, फिलोसॉफी का अध्ययन किया, तथा आश्रम का जो पत्र था समन्वय, उसका संपादन भी इन्होंने किया। सन 1935 में इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया। ये एक और इनके लिए क्षति थी और इनकी जो पुत्री सरोज की है, उनकी यादों पर इन्होंने सरोज स्मृति नामक साहित्य की रचना की। इसके बाद ये पूरी तरह टूट गए, इनका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। 15 अक्टूबर 1961 को इस महान साहित्यकार ने इलाहाबाद, जो आज प्रयाग के नाम से जाना था, प्रयागराज के नाम से, वहाँ उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। बच्चों, हम बात करें कि इनको महाप्राण क्यों कहा गया, किसने कहा गया। कहते हैं, नामकरण संस्कार से लेकर जन्म दिवस तक निराला ने अपना जन्म पत्र नए सिरे से लिख डाला। भाग के लेख को बदलने की कवि की इस अद्भुत जिद के कारण ही गंगा प्रसाद पांडे, जो महान साहित्यकार थे, उन्होंने निराला को महाप्राण की संज्ञा दी थी। ये स्वभाव से जिद्दी थे। इन्होंने विधि के लेख को भी परिवर्तित करने की जिद ठान ली थी और इसी जिद के कारण, इसी जिजीविषा के कारण, इसी जीवटता के कारण उन्हें महाप्राण की संज्ञा दी गई। बच्चों, हम बात करें इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। निराला जी जो हिंदी साहित्य का
छायावाद काल है। छायावाद के आधार स्तंभ थे। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी इनके आधार स्तंभ माने जाते हैं, बेसिक पिलर माने जाते हैं। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन तीनों काव्य धाराओं की विशेषताएं मिलती हैं। ये एक और कबीर की परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी रहे। तो देखिए कितनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता है, सीमाओं को पार कर जाता है। तभी तो कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि के मन की और उनकी सोच की, विचारधारा की, कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फर्क नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। जिस प्रकार कविता में वो जो कुछ अभिव्यक्त करते हैं वो सब कुछ उनके जो यथार्थ जीवन उससे भी जुड़ा हुआ है। उनकी कविता उल्लास और शोक, राग और विराग, उत्थान और पतन, अंधकार और प्रकाश का सजीव कोलाज है, मिला जुला मिक्सचर है इनका। इनकी कविताओं में प्रसन्नता भी नजर आएगी आपको, निराशा, आशा, उन्नति, अवसान, सब कुछ इसके अंदर नजर आता है। बच्चों हम बात करें निराला जी की भाषा शैली के बारे में। निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बच्चों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब कोई काव्य सौंदर्य का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको ये जो भाषा संबंधी विशेषता पूछ ली जाती है कई बार, तो हमको ये चीज़ें याद करने के लिए याद करनी पड़ती हैं। तो हमको ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी अवस्था में, मूल अवस्था में प्रयोग में लाए जाते हैं। बंगला भाषा के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में संगीतात्मकता और गेयता का गुण पाया जाता है। गेयता अर्थात इनकी जो कविताएं हैं वो गाई जा सकती हैं। प्रगतिवाद की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है, आसानी से समझ में आने वाली है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्द इस तरह प्रयुक्त हुए हैं मानो वो हिंदी के ही हों, वो हमको विदेशी भाषाओं के शब्द नहीं लगते हैं जब वो शब्द इनकी जो काव्य भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं। बच्चों हम बात करें जो प्रस्तुत कविता बादल राग उसके बारे में। बादल राग कविता अनामिका जो इनका काव्य संग्रह है उससे ली गई है। निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकर्षित करती है। बादल निराला जी का प्रिय, आपको बताया मैं, प्रिय विषय वस्तु रही है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस, कंस्ट्रक्शन और विनाश दोनों ताकत एक साथ समाहित है। अगर वो नियंत्रण में वर्षा करे तो सृजन करता है, और जब रौद्र रूप धारण कर ले, मूसलाधार बारिश करे तो विनाश लाता है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है। जो किसान का जीवन है उसमें बादल का बहुत महत्व है, वर्षा का बहुत महत्व है। किसान साल भर प्रतीक्षा करता है, वर्षा होगी तो खेतों में पैदावार होगी। तो मजदूर के संदर्भ में देखा जाए, किसान के संदर्भ में वो उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का। वो मजदूर दबा है, कुचला है, शोषित है, उसके लिए वो जो बादल है वो क्रांति और बदलाव का प्रतीक है। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति का दूत मानते हैं, क्रांति का मैसेंजर मानते हैं, और वो बादलों को आह्वान करते हैं कि इस समाज में जो असमानता है, असमान बंटवारा है संसाधनों का, उस असमान बंटवारे को क्रांति के माध्यम से समानता में परिवर्तित कर दें। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं। शोषित और शोषक दो वर्ड होते हैं। शोषक होता है जो शोषण करता है, और शोषित होता है जो जिसका शोषण होता है। तो बादल हैं वो शोषित वर्ग के हितैषी हैं, उनका हित चाहने वाले हैं, उनका कल्याण चाहने वाले हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति जो वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, वो भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, क्योंकि वो उनके पास कुछ है ही नहीं है। अगर समाज में क्रांति आएगी, सब कुछ उथल पुथल आ जाएगा, तो नुकसान किसको होगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका तो नुकसान होने से रहा। जिसके पास सब कुछ है, जो अभी भी और अधिक पाने की लालसा में पूंजीपति वर्ग है, उसको नुकसान है। तो यहाँ जो बादल हैं
वो बादलों की क्रांति से, क्रांति जो शब्द है, क्रांति से हमेशा जहां जहां जब जब क्रांति हुई है उससे हमेशा दबे और कुचले लोग हैं उनकी ही मदद होती है। इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिलाकर बुलाते हैं, मानो वो उनका स्वागत करने को तत्पर हैं। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है जिससे आर्थिक विषमता मिटे। आर्थिक विषमता कि समाज में आर्थिक रूप से इम्बैलेंस है, कुछ लोग अमीर हैं तो बहुत अमीर हैं और बेचारे गरीब हैं तो बहुत गरीब हैं, तो उनके बीच की खाई है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इस खाई, जबकि जो गरीब व्यक्ति है वो पुरजोर मेहनत करता है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है और वो कमा कमा करके पूंजीपति वर्ग को देता है, जिससे पूंजीपति वर्ग है और पूंजीपति होता जाता है, लेकिन बेचारे गरीब को अपना जो उचित मेहनताना भी प्राप्त नहीं होता है। कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। बच्चों, हम बात करें कविता के सार के बारे में। कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया है। बादल आसमान में तैर रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि हवाओं के समुद्र पर वो इस तरह तैर रहे हैं मानो कि सुखों पर दुख की छाया है। जो संसार या धरती, जो ये धरती है, उसकी जलती हुई छाती पर मानो छाया कर शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। लोगों को शांति प्रदान करने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए आए हैं। बाढ़ की विनाश विलीला रूपी युद्ध भूमि में वे नौका के समान लगते हैं। बादल की गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठाकर देखने लगते हैं। दबे कुचले लोग हैं, वो क्रांति की उम्मीद से कि हाँ अब कुछ अच्छा होगा, इस उम्मीद से वो क्रांति की ओर, बादलों की ओर आशा भरी नजरों से देखते हैं। उनमें भी धरती से बाहर आने की आशा जागती है। उनको लगता है कि अब उनके अच्छे दिन आएंगे। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है, भयभीत हो जाता है। उसको लगता है कि अब सृष्टि में प्रलय होने वाली है। बादलों में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हों, जमीन दोज हो गए हों और उनके शरीर शत विक्षत हैं, धराशायी हैं, कटे फटे पड़े हुए हैं। बच्चों, हम बात करें इस कविता के सार के बारे में, आगे बात करें। कवि कहता है कि छोटे और हल्के पौधे हिलडुल कर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ छोटे और हल्के पौधे मजदूर वर्ग और किसान वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, जो बच्चे हैं उनका प्रतीक है। बादलों का गर्जन किसानों व मजदूरों को नव निर्माण की प्रेरणा देता है। किसान वर्षा की उम्मीद कर रहा है और मजदूर वर्ग अपने अच्छे दिनों की उम्मीद करता है। क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होता है। बादल आतंक के भवन जैसे हैं जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं। बुराई रूपी कीचड़ की सफाई के लिए बादल प्रलयकारी होते हैं, प्रलय लाते हैं, विनाश लाते हैं। लेकिन किसके लिए? बुराई रूपी कीचड़ से। कीचड़ पर ही बादल सबसे ज्यादा प्रहार करते हैं। छोटे से तालाब में उगने वाले जो कमल हैं, कमल के फूल हैं, सदैव उस पानी को स्वच्छ व निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं। अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं। वे अपनी प्रियतमाओं से लिपटने के बावजूद क्रांति की आशंका से कांपते हैं। कवि कहता है, कमजोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है। अब उन्हें किसी चीज का कोई भय नहीं रह गया है। वे सिर्फ जिंदा हैं। बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है, ऐसा महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मानना है। बच्चों, हम बात करें, ये कहते हैं कवि, गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आते हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा मुरझाया है, सब लोग दुखी हैं, उदास हैं। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। उनके शरीर, उनकी चिंता की वजह से, भूख की वजह से उनके शरीर का मांस बिल्कुल नष्ट हो गया है, जीर्ण शरीर हो गया है, त्रस्त नयन मुख हैं, उनका शरीर कमजोर हो गया है, उनकी आंखों में प्यास है, एक उम्मीद है। पूरी धरती का हृदय दग्ध है, जला हुआ है। ऐसे में बादलों का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित करता है, कविता इन बिंबों के माध्यम से अत्यधिक सजल और व्यंजक संगीत करती है, प्रतीकात्मक रूप से वर्णन करती है। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। इन्होंने समीर सागर के रूप में एक चित्रात्मक शैली में वर्णन किया है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है।
इस तरह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन जाती है। छोटे इंसान, गरीब, दबे कुचले, इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। बच्चों, अभी प्रस्तुत कविता है बादल राग। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बच्चों, हम पढ़ते हैं पहला पद। कवि कहता है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर दुखों सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की, ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो कवि बच्चों इस पद के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि बादल और को कवि ने विप्लव और क्रांति का प्रतीक माना है और उसका आह्वान किया, उसका बुलावा करता है। कवि बादल को एड्रेस करके, संबोधित करके कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, आप क्रांति लाने वाले हो। तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो जैसे, कैसे मंडरा रहे हैं वो, तिरती है समीर सागर पर। समीर बोलते हैं वायु को। समीर वायु का समुद्र, मानो वायु का समुद्र है जो आसमान में आसमान में है। उस आसमान के जो वायु का समुद्र है उस पर आप एक नौका के समान तैर रहे हो, और वो आपका जो तैरना इस प्रकार लगता है मानो आप क्या हो, अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडरा रही हो। कवि कहता है कि जो इंसान के जीवन में सुख है वो क्षणिक होता है और दुख जो स्थायी है। सुख हवा के समान चंचल है और तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलयरूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। क्या करते हैं बादल? संसार के जो जला हुआ हृदय, तप्त हृदय है, उस पर प्रलयरूपी माया के रूप में हमेशा छाए रहते हैं। तो कवि कहता है कि तिरती है समीर सागर पर, वायु का समुद्र है, उस पर आप इस प्रकार, जो बादल इस प्रकार तैर रहे हैं मानो जो अस्थायी सुख है उस पर दुख की छाया तैर रही हो। और ये संसार, उसका हृदय, जग मीन संसार, इसका हृदय दग्ध है, जला हुआ है, असंतुष्ट है। उसके हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। आप इस प्रकार उसके जो है आप इस प्रकार उस हृदय पर प्रलय रूपी माया के समान हमेशा आप बादलों के रूप में स्थिर हो। कवि कहता है आगे, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। जिस प्रकार जो व्यक्ति युद्ध में जाता है तो उसके पास उसकी जो नाव होती है, उसके जो रथ होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के आयुष हथियार भरे होते हैं। तो कवि कहता है कि आप बादल, आप क्रांति के अग्रदूत हो। क्रांति और आपकी जो रणतरी है, जो युद्ध रूपी जो नौका है जिसको आप लेके चल रहे हो, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? भरी आकांक्षाओं से। उसके अंदर जो आम जन की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए उस इच्छाओं के सब कुछ सामान उनके अंदर मौजूद है। कवि कहता है कि आप जो है, आपकी जो नौका है उसमें आम आदमी की सभी इच्छाएं भरी हुई हैं। वो आगे कहता है कि भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, कि आपकी जो गर्जना है उस गर्जना से क्या हो रहा है कि जो जागरूक और जो सोए हुए अंकुर हैं जो पृथ्वी के हृदय में समाये हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? आशाओं से नव जीवन की। अब उनको आपके बरसात होने से उनको अंकुरण की उम्मीद बढ़ी है। जो लोग जमीन के अंदर दबे, जो अंकुर, जो बीज जमीन के अंदर दबे हुए हैं, जो लोग समाज में दबरे कुचले हैं, आपके क्रांति रूपी सूचक को, क्रांति रूपी रूप को देख करके उनके अंदर भी एक जीने की उम्मीद जागी है। उनको लगता है कि अब उनका कल्याण होगा। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोते हुए अंकुर जागरूक हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। अर्थात जो कमजोर वर्ग है समाज का, जो निष्क्रिय है, दबा कुचला व्यक्ति है, वो भी संघर्ष, वो भी लड़ने के लिए तैयार है। हे विप्लव के बादल, कवि आगे कहता है कि ऊंचा कर सिर ताक रहे हे विप्लव के बादल। वो अपना जो सिर है वो ऊंचा करके आपको गौर से देख रहे हैं, टकटकी लगाए आपके उधर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। कौन? जो कमजोर और निष्क्रिय जो व्यक्ति है, जो दबा कुचला व्यक्ति है। कवि कहता है हे विप्लव के बादल,
ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं। अर्थात शोषितों के मन में, दबे कुचलों के मन में अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। उनको लगता है कि आपके द्वारा लाई गई क्रांति से समाज में बदलाव होगा तो उनके जो बुरे दिन है, दुर्दिन है, वो नष्ट होंगे और वो समाज में उनको समानता प्राप्त होगी। तो बच्चों, इस पूरी कविता में, आप इस पूरे पद में कवि निराला ने बादल को एक क्रांति के अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी रणतरी युद्ध रूपी नौका आम जन की इच्छाओं को पूरा करने वाले समस्त संसाधनों से भरी हुई है। और जो लोग दबे कुचले लोग हैं वो क्रांति की उम्मीद में हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि बादलों के आने से उनमें भी संघर्ष करने की ज्वाला उत्पन्न होगी और वो भी समाज में जो पूंजीपति वर्ग है उनके अन्याय से, उनके शोषण से मुक्ति पा सकेंगे। बच्चों, हम बात करें, देखो ये मैंने इसमें कुछ छवि के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ बादल बहुत तेज गर्जना कर रहे हैं, यहाँ बिजलियाँ कड़क रही हैं जो आसमान में, और ये बिजली कड़क रही हैं, ये मानो जो बादल हैं वो गर्जना करके, बिजली कड़का करके समाज को सावधान कर रहा है। और ये जो जमीन के नीचे जो बीज हैं वो अंकुरित होने का प्रयास कर रहे हैं और बादलों को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। बच्चों, हम बात करें भाव और इसके काव्य सौंदर्य के बारे में। बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है कवि के ऊपर। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है। समीर रूपी सागर, दुख रूपी छाया आदि में रूपक अलंकार का प्रयोग है। सजग सुप्त में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और इसमें वीर रस का प्रयोग है और कविता जैसे आपको बताया मुक्तक छंद में है। बच्चों, अब हम दूसरा पद लेते हैं। कवि आगे कहता है, फिर बार बार गर्जन बरसन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शाबित उन्नत शशत वीर, अशनिपात से शाबित उन्नत शशत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। वो आगे कहते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। बच्चों, इसमें कवि निराला जी अब उस बादलों के समाज के ऊपर, समाज के किस वर्ग पर उसका किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है उसका इसमें वो वर्णन करता है। वो कहते हैं कि कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो, गर्जना कर रहे हो, मानो समाज को सावधान करने का प्रयास कर रहे हो। मूसलाधार बारिश करते हो, मानो समाज में विनाश लाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर हृदय थाम, संसार के लोग हैं वो अपना हृदय थाम लेते हैं, घबरा जाते हैं, अर्थात भयभीत, डर जाते हैं, उनको प्रलय की आशंका हो जाती है। और बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी इस प्रकार घायल हो जाते हैं, डर जाते हैं, जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि इसके माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो दबे कुचले वर्ग समाज का, वो उस विनाश से नए जीवन को उनको नया जीवन प्राप्त होता है। वे विनाश के उपरांत अपार जो हरियाली उनको प्राप्त होती है उससे प्रसन्न होकर के वो तुझे बुला रहे हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में, क्रांति से सदैव निम्न और दलित वर्ग को अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। तो कवि इस माध्यम कहते हैं, फिर बार बार गर्जन, कि आपकी गर्जना से और मूसलाधार वर्षा से हृदय थाम लेता संसार, संसार अपना हृदय थाम रहा है, घबरा गया है, प्रलय की आशंका से डर गया है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, आपके गर्जन की वज्र के समान खतरनाक हुंकार से, गर्जना से, अशनिपात से, अशनि बोलते हैं बिजली का, जो बिजली कड़कती है उससे, शापित उन्नत शत शत वीर, जो शापित, जो मानो ऐसा लगता है जो युद्ध में घायल जो वीर हैं वो क्या करते हैं, शत विक्षत हत अचल शरीर को, उनका शरीर युद्ध भूमि में मानो कि कटा फटा पड़ा हुआ है। यहाँ गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर, और जो पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो आसमान से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ऊंचाई में, वो सबसे ज्यादा घबराते हैं। तो यहाँ कवि कहता है कि जो
ऊंचे ऊंचे पर्वत है वो उन पूंजीपतियों का प्रतीक है जिन्होंने वो जो पूंजियों का संग्रह कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं और उनका मन अभी भी पूंजी के संग्रह से भरा नहीं है। वो समाज इस दुनिया में और भी पूंजीपति बनने की होड़ कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ही उस बादल के क्रांतिकारी स्वरूप को देख करके, समाज में क्रांति की उम्मीद को देख करके सबसे ज्यादा भयभीत वही वर्ग होता है। कवि कहता है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, जिनका वजन कम है, जो छोटे हैं, जिनकी इज्जत कम है, दबे कुचले वर्ग है समाज का, वो हंसता है उस क्रांति के स्वरूप को देख करके, क्रांति की उम्मीद से, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जो उनके पास जो कुछ है वो पाने के लिए ही है। शस्य अपार, उनमें शस्य मतलब हरियाली को, उनमें अपार हरियाली उनको प्राप्त होती है। हिल हिल खिल खिल हाथ लाते तुझे बिलाते, वो आपको स्वागत करने के लिए तैयार हैं, वो आपको क्रांति के लिए आपको आह्वान कर रहे हैं आपका। विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते, तो कवि कहता है कि जब जब समाज में क्रांति होती है, उस क्रांति से समाज के सबसे ज्यादा दबे कुचले वर्ग को ही खुशी प्राप्त होती है, उसी को ही लाभ प्राप्त होता है। यहाँ रब का अर्थ है बेटा शोर। बच्चों हम बात करें इसके भाव, जैसे बच्चों देखो इसमें बड़े बड़े पहाड़ों पर बिजली चमक रही है, ये पहाड़ हैं जो आसमान में घुसने, ये पहाड़ उस पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है जो इस संसार में अभी भी और ऊंचा बनने के लिए और धनवान बनने की प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो वो इस बादलों के इस रूप को देख करके, अर्थात समाज में क्रांति की आशंका से वो भयभीत है। बच्चों हम बात करें इसके भाव और काव्य सौंदर्य की, कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, प्रतीकात्मकता का समावेश है। वो एक तरफ पर्वत की बात करता है, छोटे छोटे पौधों की बात करता है, लेकिन उन पर्वत और छोटे छोटे पौधों से वो समाज के पूंजीपति वर्ग और निम्न और शोषित वर्ग का प्रतीकात्मक रूप से वर्णन करता है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बार बार, सुन सुन, हिल हिल, शत शत, खिल खिल में शब्दों की आवृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और हाथ हिलाने में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। हृदय थामना, हाथ हिलाना, ये मुहावरे हैं हिंदी के, इनका बहुत सार्थक प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, वीर रस है और मुक्तक छंद है। बच्चों हम बात करें इसके अगले पद के बारे में, कवि कहता है, अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, घनी धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। बच्चों आगे वो कवि कहता है कि इस जो क्रांति की उम्मीद बनी है, इस क्रांति की उम्मीद से सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन सा वर्ग है। वो कवि कहता है कि पूंजीपतियों के जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं वो मात्र भवन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आतंक फैलाने वाले स्थान हैं। तो वो जो समाज में आतंक फैला रहे हैं, ऐसे आतंक फैलाने वाले जो लोग हैं, जो भवन हैं, वो समाज में बुराई रूपी कीचड़ फैला रहे हैं, वो समाज में शोषक और शोषित दो वर्ग उत्पन्न कर रहे हैं। तो कवि कहता है, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। पंख बोलते हैं कीचड़ को, कि बादल जब गर्जना करता है, वर्षा करता है, मूसलाधार बरसात करता है, तो उसका सबसे ज्यादा जो प्रहार होता है वो बुराई रूपी कीचड़ पर ही होता है, उसको ही सबसे ज्यादा वो बहा ले जाता है। तो कवि कहता है कि अपने सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव, जल जब विनाश करता है, बहाता है, तो उस बुराई रूपी कीचड़ को बहा करके ले जाता है। शूद्र छोटे छोटे, जो प्रफुल्ल प्रसन्नचित जलज, जल में जन्म लेने वाला जो कमल है, वो उस बादल की जो बरसात है, उस बरसात को स्वीकार करके हृदय से उसके चेहरे पर, उसके मन में प्रसन्नता जागती है। तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब किसान हैं, वो बादलों को देख करके वर्षा की उम्मीद से, उत्तम पैदावार की उम्मीद से वो खुश होते हैं। वो कहता है, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जो बच्चा होता है, जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो सुख दुख हमेशा उसमें प्रसन्नचित रहने का प्रयास करते हैं, चाहे उनको कोई रोग हो, चाहे कोई दुख हो। बच्चे को और किसान को वो चीजें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन सबसे प्रभावित कौन होता है? पूंजीपति वर्ग। क्यों? उनका रुद्ध कोश है, कोश मीन्स खजाना, वो उनका खजाना अब
क्रांति की आशंका से जाम हो गया है, ठप पड़ गया है। शुद्ध तोष है और उनके मन में अभी तोष मीन संतुष्टि, संतुष्टि मीन शुद्ध है। उनके मन में जो पूंजी पाने की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई है। अंगना अंग से लिपटे भी वो अपनी प्रियतमा के घबरा करके अपनी प्रेमिका अपनी प्रियतमा के शरीर से लिपट जाते हैं। आतंक अंक पर कांप रहे हैं, लेकिन वो जो बादल जिस आतंक को फैला रहे हैं उसके भय से, उसकी क्रांति की कल्पना मात्र से उनको डर लग रहा है। कौन? धनी। धनी मतलब पूंजीपति वर्ग। वज्र गर्जन से बादल, जो बादल हैं वो वज्र के समान खतरनाक जो हथियार होता है वज्र, उसके समान गर्जना कर रहे हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं और जो उससे परेशान जो लोग हैं, पूंजीपति वर्ग हैं, वो अपने आंखों को और नेत्रों को बंद कर रहे हैं, अर्थात वो उससे डरे हुए हैं। तो कभी यही कहने का प्रयास कर रहा है कि जो पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं होते हैं, बल्कि ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। ये सदैव गरीबों को शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ भरी धरती को ही डुबोती है, उसको ही साफ करती है। भयंकर जल प्लावन जो होता है, जल जब बहता है तो कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। तो कवि कहता है कि अब इसमें जो प्रतीकात्मक रूप इस्तेमाल किया गया है, अब कवि कहता है इसमें जो कीचड़ है और जो पंखुड़ियां हैं, जो कमल है, उनके माध्यम से क्या कहता कवि कि प्रलय से हमेशा पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न जो वर्ग में बच्चे हैं वो कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग और कष्ट की दशा में सदैव मुस्कुराते रहते हैं, उन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। वे क्रांति होने पर भी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है, जो कमाने वाले साधन उनको सब पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा के रखा हुआ है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं है। वे अपनी प्रियाओं से, प्रेमिकाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। वे क्रांति का गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हैं और अपने मुंह को छिपाए हुए हैं, क्योंकि उनको आशंका है अगर क्रांति हो गई तो समाज में विषमता समाप्त हो जाएगी। उनके पास इतना धन दौलत है, जो समाज में आधिपत्य है, वर्चस्व पे वो समाप्त हो जाएगा, समाज में समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। बच्चों, ये कीचड़ युक्त मैंने कीचड़ दिखाने का प्रयास किया है। जब बरसात होती है सबसे पहले इस कीचड़ को भगा के ले जाती है। ये अमीर लोगों के ऊंचे ऊंचे भवन हैं जहाँ से वो लोग शोषण करते हैं लोगों का, और ये जो घबराया हुआ अमीर व्यक्ति है जो अपना अभी भी धन की लालसा में लगा हुआ है, लेकिन ये जो है कोमल पंख कमल का पत्ता है और ये गरीब के बच्चों का प्रतीक है, गरीब लोगों का प्रतीक है, जो हर हाल में प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। बच्चों में इसके भाव और काव्य सौंदर्य को देखें। कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। क्रांति और विद्रोह कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण है। कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है, वो भोग विलास में डूबे रहते हैं। कवि इसमें पूरा प्रतीकात्मकता का समावेश है। कीचड़ के माध्यम से, फूल के माध्यम से वो प्रतीकात्मक भाषा में बात करता है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पंख पर अंगना अंग आतंक अंक में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वीर रस है और मुक्तक छंद है। बच्चों, हम इसके अंतिम पद को देखें। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। हे ए जीवन के पारावार। कभी इसमें उस कृषक, उस किसान, उस दबे कुचले व्यक्ति का चित्रण करता है। वो कहता है जीर्ण बाहु है, टूटी फूटी भुजाएं, कमजोर हो गया है। शीर्ण शरीर, उसका शरीर कमजोर हो चुका है। तुझे बुलाता कृषक अधीर। और वो ऐसा क्यों हुआ? वो इतना कमजोर, इतना टूटा फूटा, उसका वो ऐसा क्यों हो गया? हाड़ मात्र का शरीर उनका क्यों रह गया? क्योंकि उसको शोषक वर्ग ने बहुत शोषित किया है, परेशान किया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर। और उसको अब बहुत दिनों से हो सकता है बरसात भी नहीं, अकाल की उम्मीद बन गई, अकाल की आशंका बन गई है, उसके खेत में पैदावार नहीं हो रही है। तो वो जो किसान है वो आपको अधीर होकर के, बेचैन होकर के, उम्मीद भरी नजरों से देखता है और वो आपको बुलाता है। हे विप्लव के वीर, आप बादल, आप क्या हो? विनाश के वीर हो, क्रांति के प्रतीक हो। चूस लिया है उसका सार, इस संसार के शोषकों ने उस किसान को परेशान कर रखा है, उसका सुख चैन सब छीन लिया है,
उसके पास जो भी फसल होती है लगान के रूप में पूंजीपति वर्ग, आधिपत्य वाला वर्ग उससे सब कुछ ले रहा है। हाड़ मात्र ही है आधार, उसके शरीर में सिर्फ हाड़ मात्र रह गया है, परेशान है, शुद्ध है, और जो मांस है वो समाप्त हो गया है, क्योंकि उसके जीवन में प्रसन्नता नाम की चीज नहीं रह गई है। तो कवि जो है उस बादल को कहता है, ए जीवन के पारावार, पारावार बोलते हैं सागर को, समुद्र को, कि आप जीवन रूपी समुद्र के समान हो, तो आप उस किसान को जीवन प्रदान करो। कवि कहता है, हे विप्लव के वीर, हे विनाश के प्रतीक, हे क्रांति का दूत, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई है, उसका शरीर कमजोर हो गया है, वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है, उसकी एकमात्र उम्मीद तुझसे ही बंधी हुई है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है, उसको परेशान करके रखा हुआ है, अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवनदाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, इस समाज में क्रांति से आर्थिक विषमता का दूर करो और आर्थिक समानता लेके आओ, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। बच्चों इसमें देखो बच्चों, ये किसान है जो कि जमीन सूख गई है, और वो आशा भरी नजरों से सिर्फ और सिर्फ बादल को देखता है, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, और वो अपने प्रयासों में लगा हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ उम्मीद किससे है? सिर्फ और सिर्फ बादलों से और से ही क्रांति की उम्मीद है। हालांकि वो अपने परिश्रम में लगातार लगा रहता है। बच्चों अब इसके भाव और काव्य सौंदर्य को देखें। कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण है। कवि ने किसान की दयनीय दशा का चित्रण किया है कि किस प्रकार वो गरीबी से ढांचा मात्र रह गया है। विद्रोह की भावना का वर्णन किया है। प्रतीकात्मकता है। शीर्ण शरीर में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। वीर रस है। मुक्तक छंद है। संबोधन शैली का प्रयोग है और चित्रात्मक शैली है। बिंब का निर्माण किया है। बच्चों संबोधन शैली क्या होती है कि हम इसमें आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, आपको एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों अब मैंने इस पूरे कविता में से कुछ प्रश्न लिए हैं। कवि किसका आह्वान करता है? कवि बादलों का आह्वान करता है। क्यों करता है? कि बादलों को वो क्रांति का अग्रदूत, विनाश का प्रतीक मानता है। इस समाज में आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए वह बादलों से क्रांति ला करके आर्थिक समानता स्थापित करने की उम्मीद रखता है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों इसका आशय है कि जिस प्रकार युद्ध में जा रहे वीर का जो रथ होता है विभिन्न प्रकार के आयुषों से, हथियारों से भरा रहता है, उसी प्रकार बादल जो है क्रांति के प्रतीक हैं। वो समाज में आर्थिक विषमता को दूर कर सामाजिक समानता लाने वाले, जो आर्थिक समानता लाने वाले हैं। तो उसकी जो नाव, जो बादलों की नाव भरी जो युद्ध जो नाव है, वो जो उसमें जो उस नाव के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समस्त संसाधन, समस्त रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और रिसोर्सेज क्या है? वो कि समाज में क्रांति लाएगा तो आर्थिक विषमता दूर होगी, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, वर्षा होगी तो खेत में फसल भी वो उत्पन्न हो सकेगी। आज पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? बादलों का प्रभाव पड़ता है। जो सोए हुए लोग हैं, निष्क्रिय लोग हैं, उन बादलों को क्रांति की उम्मीद से उनमें भी जीवन संघर्ष करने की भावना जाग जाती है। उसी प्रकार जो बीज जो पृथ्वी के गर्भ में सुप्त पड़े हुए हैं, वो बादलों से उनमें भी अंकुरण होने की आशा जाग जाती है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया का अर्थ क्या है? कि कहते हैं कभी संसार के जो दबे कुचले लोग हैं, कमजोर वर्ग है, उनके जीवन में जो सुख होता है वो बहुत क्षणिक होता है, और लेकिन दुख होता है वो स्थायी होता है। तो क्योंकि उनका जीवन कष्टों से भरा होता है। संसार के भयभीत होने का कारण क्या है? कि बादल समाज में क्रांति लाने के लिए उद्यत हैं। वो मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं, वो भयंकर गर्जना कर रहे हैं, तो इससे समाज में प्रलय की संभावना, प्रलय की आशंका से लोग भयभीत हैं। क्रांति की गर्जना पर कौन हंसते हैं? क्रांति की गर्जना पर जो छोटे छोटे लोग हैं, समाज के दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वो ही हंसते हैं। क्योंकि उनके पास अगर समाज में क्रांति आएगी तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाने की उम्मीद है उन्हें।
गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर कौन है? गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर उन पूंजीपति वर्ग के लोगों को, उन पूंजीपति वर्ग को कहा गया है जो पहले से बहुत धन इकट्ठा किए हुए हैं, फिर भी वो विश्व में अपने आप को अधिक धनवान बनाने के लिए और लोगों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और लगातार धन इकट्ठा करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। लघु बहार शस्य अपार किनके प्रतीक है? वो समाज के दबे कुचले और जो छोटे लोग हैं उनका प्रतीक हैं। वे बादलों का स्वागत किस प्रकार कर रहे हैं? वे बादलों का जो स्वागत है खुले बाहों से कर रहे हैं। उन्हें बादलों से क्रांति की उम्मीद है, उन्हें अपने जीवन में अच्छे दिन आने की उम्मीद है। पंख और अट्टालिका किसके प्रतीक है? पंख कीचड़, कीचड़ किसका प्रतीक है? समाज के उस वर्ग का प्रतीक है जो दबा कुचला है, जिन पर शोषितों ने बहुत प्रभाव डाल रखा है, उनको परेशान कर रखा है। और अट्टालिका किसका प्रतीक है? अट्टालिका पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, जिनके बड़े बड़े महल हैं, जो लगातार पूंजी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कवि ने भय को कैसे वर्णित किया है कि भय के कारण ही जो पूंजीपति वर्ग है वो अपनी आंखें बंद कर रहा है, अपना मुंह छुपा रहा है, वो प्रलय की आशंका से ग्रस्त है और वो अपने आप को इस क्रांति के प्रभाव से बचाना चाह रहा है। वो डरा हुआ है, प्रकृति उसके रोम रोम में डर समाया हुआ है। वो अपनी प्रीतमा से लिपटा होने के बावजूद भी उसके अंदर डर समाया हुआ है। विप्लव के वीर किसे कहा गया है? विप्लव के वीर बादलों के कहा गया है। और उसका आह्वान क्यों किया जा रहा है? कि समाज में आर्थिक विषमता बढ़ गई है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इस समाज में आर्थिक विषमता को दूर करके आर्थिक समानता लाने के लिए कवि निराला उसका आह्वान कर रहा है। जीवन का पारावार किसे कहा गया है? जीवन का पारावार एक बार फिर बादलों को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि गरीब जो है, जो शोषित वर्ग है, दबा कुचला है, उसके जो जीवन रस समाप्त हो चुका है, उसके जीवन में जीने की जो उम्मीद है वो समाप्त हो चुकी है, वो ढांचा मात्र रह गया है। तो जो समुद्र है, जिस प्रकार धरती में पानी सीप करके उसमें नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो कवि कहता है कि आप बादल हैं उस सागर के समान हो जो इन शोषितों में जीवन का नया रस उत्पन्न कर सकते हो, जीवन की नई उमंग पैदा कर सकते हो। बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी कविता, इसका भावार्थ